नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूएसए में बनी ट्रंप सरकार, कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप बने विजयी। यूएसए की जनता ने देश में बदलाव को चुना। जम्मू कश्मीर को फिर से स्पेशल स्टेटस देने की मांग। 2019 में निरस्त हुआ था आर्टिकल 370, संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है वर्तमान में। और बिहार कोकला शारदा सिन्हा नहीं रही, छठ के गीतों के लिए मशहूर थी शारदा सिन्हा, रेयर ब्लड कैंसर के चलते हुआ निधन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। I want to thank the American people of the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I will be fighting for you with every breath of my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. अपनी स्पीच के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले यूएसए के राष्ट्रपति पद पर जीत की घोषणा की है। जी हां, यूएसए के 47वें राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली। यूएसए में जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मैजिक नंबर 270 का आंकड़ा हासिल करना था और उन्होंने इस मैजिक नंबर को पार कर लिया है। उनकी जीत तय होते ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी, साथ ही भारत और यूएसए के बीच वैश्विक साझेदारी को दोहराया है। ट्रंप की जीत ने यूएसए में एक इतिहास भी रचा है। वे 120 सालों में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो अपने पहले कार्यकाल के बाद सत्ता से बाहर होने के बाद कम बैक कर रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप यूएसए के 45वें राष्ट्रपति के पद पर काबिज रह चुके हैं। यूएसए के चुनावों में अबॉर्शन, इमिग्रेशन, नस्ल, जेंडर और डेमोग्राफी से जुड़े कई मुद्दे हावी थे, लेकिन ट्रंप की जीत में कुछ अलग ही मुद्दों ने योगदान दिया। इनमें वोटर्स की खुद की फाइनेंशियल कंडीशन और देश की अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट के बादलों के चलते लोगों ने बदलाव को चुना। लगभग आधे मतदाताओं ने माना कि वे 4 साल पहले की तुलना में आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में हैं। कुल मिलाकर यूएसए की जनता एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती थी जो या तो लीड करने में सक्षम हो या देश में जरूरी बदलाव ला सके। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से असंतुष्ट जनता ने ट्रंप को देश में एक बदलाव के तौर पर चुना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें जम्मू कश्मीर को फिर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग की गई है। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि भारत सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करे ताकि स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड प्रावधानों को बहाल किया जा सके। चलिए समझते हैं कि स्पेशल स्टेटस क्या है और जम्मू कश्मीर विधानसभा इसकी मांग क्यों कर रही है। भारत के आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने यह तय किया था कि जम्मू कश्मीर भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा बल्कि स्वतंत्र रहेगा। लेकिन इसके बाद 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आज़ाद कश्मीर सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तब भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि जम्मू कश्मीर का पहले विलय होगा, तब जाके भारत सरकार इसकी रक्षा करेगी। इस प्रकार 26 अक्टूबर सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इसमें भी एक खास बात थी और वो ये बात थी कि विलय पत्र के तहत जम्मू कश्मीर को केवल 3 विषयों यानी कि रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार पर अधिकार नहीं होगा, बाकी सभी विषयों के प्रशासन पर अधिकार होगा। यानी ये प्रावधान एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल थे। उस समय भारत सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान द्वारा इस राज्य का प्रशासन करेंगे। इस आश्वासन के चलते भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। हालांकि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यह प्रोविजन अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। यहाँ अस्थायी का मतलब यह है कि केवल जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को ही अनुच्छेद 370 को संशोधित करने या उसे हटाने या जस का तस बनाए रखने का अधिकार था। इस स्पेशल स्टेटस के तहत कई बातें हैं, जिनमें से मुख्य बात यह है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को अपना संविधान लागू करने की शक्ति देता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि आर्टिकल 370 एक प्रकार से जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति यानी विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है और जम्मू कश्मीर को अधिक ऑटोनॉमी देता है। आर्टिकल 370 से रिलेटेड एक और आर्टिकल 35A भी था।
आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को कई विशेषाधिकार देता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के निवासियों को काम करने की या प्रॉपर्टी खरीदने की मनाही थी। फिर कई दशकों बाद भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया था। अब हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और अब विधानसभा में इसको रिवोक करने की मांग उठाई जा रही है ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा हो सके। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। WHO ने हाल ही में रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें 17 पैथोजेंस की पहचान की गई है। ये वो पैथोजेंस हैं जो लोगों के बीच बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं पैथोजेंस को वैक्सीन के विकास के लिए टॉप प्रायोरिटीज पर रखा गया है। ये वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव के आधार पर स्थानिक पैथोजेंस को प्राथमिकता देने के लिए किया गया पहला वैश्विक प्रयास है। रिपोर्ट में वैक्सीन के लिए लंबे समय से दी जा रही प्राथमिकता में 3 बीमारियों के नामों को फिर से कंफर्म किया गया है। इसमें HIV, मलेरिया और टीबी का नाम शामिल है। ये तीनों बीमारियां मिलकर हर साल तकरीबन 2.5 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इस लिस्ट में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को भी शामिल किया गया है जो निम्न आय वाले देशों में 2,80,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा इस लिस्ट में क्लेब्सिएला निमोनिया नाम के बैक्टीरिया को भी जगह दी गई है। इसके चलते निम्न आय वाले देशों में 40% नवजात बच्चों की मौत होती है। इस पेपर में हर किसी को हर जगह वैक्सीन से सुरक्षित करने की बात कही गई है जिससे दुनिया का बचाव गंभीर बीमारियों से हो सके। देखिए, अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर है रोकथाम। वैक्सीन हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों के लिए रोकथाम का ही काम करती है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वैक्सीन हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। कोई भी पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस जो भी हमारी बॉडी में बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये कई सब पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं और इन्हें एंटीजन कहते हैं। ऐसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं और हमारा शरीर एंटीबॉडी के जरिए इनका मुकाबला करता है। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारा शरीर रिलीज करता है। अब इसमें वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन को बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस के जरिए ही तैयार किया जाता है, तो वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस करके बॉडी को पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाना सिखा देती है। वैक्सीन्स में पैथोजेंस का जो वर्जन डाला जाता है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। छठ महापर्व का एक अमर गीत केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके उके जैसे ही सुनाई देता है, शारदा सिन्हा की सुरमई आवाज हमारे कानों में गूंज उठती है। यह गीत छठ की आस्था और पवित्रता का प्रतीक बन चुका है और हर साल इस महापर्व पर उनकी आवाज घर घर में सुनाई देती है। शारदा सिन्हा के गीतों में छठ की भक्ति, बिहार की मिट्टी की खुशबू और लोक परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला और बेगम अख्तर ऑफ मिथिला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने गीतों से मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं को जीवंत किया। इनकी आवाज ने इन लोकगीतों को एक नई पहचान दी और इनकी गायकी ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि छठ पर्व का जिक्र होते ही सबसे पहले उनका नाम और उनकी आवाज ही याद आती है। 72 वर्ष की उम्र में इस महान लोक गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा ने लोकगीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जिस तरह से सजीव रखा, वह उनके योगदान को अमर बनाता है। शारदा सिन्हा ने अपने गीतों के माध्यम से ये साबित कर दिया कि लोकगीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे भावनाओं और संस्कृति के वाहक होते हैं। उनकी आवाज हमेशा हमें छठ की रौनक, बिहार की संस्कृति और लोक धुनों की मिठास की याद दिलाती रहेगी। शारदा सिन्हा का जन्म साल 1953 में बिहार के सुपौल के हुलास गांव में हुआ था। उनके पिता बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने उनमें गायकी के गुण देखने के बाद उसे सींचने का फैसला किया।
उनके पिता सुखदेव ठाकुर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी थी और घर पर ही एक शिक्षक आकर शारदा सिन्हा को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने लगे थे। शारदा सिन्हा ने सुगम संगीत की हर विधा में गायन किया। इसमें गीत, भजन, गजल सब शामिल थे, लेकिन इसमें लोक संगीत गाना काफी चुनौतीपूर्ण लगा और धीरे धीरे वो इसमें विभिन्न प्रयोग करने लगीं। शारदा सिन्हा को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंचगछिया घराने के प्रख्यात ख्याल गायक पंडित रघु झा से मिली थी। उन्हें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। वे लंबे समय से मल्टीपल मायलोमा की बीमारी से जूझ रही थीं। मल्टीपल मायलोमा एक रेयर ब्लड कैंसर है जिसमें प्लाज्मा सेल्स प्रभावित होती हैं। प्लाज्मा सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को मल्टीपल मायलोमा होता है तो हेल्दी प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मल सेल्स में बदल जाती हैं। साथ ही ये एक असामान्य एंटीबॉडी बनाती हैं जिसे एम प्रोटीन कहा जाता है। इस बदलाव से शरीर के कई अंग मसलन बोन्स, किडनी प्रभावित होते हैं और शरीर की रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनने की क्षमता प्रभावित होती है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टर्म ऑफ द डे देखने का। आज का टर्म ऑफ द डे है एक्सिस ऑफ एविल्स। इस टर्म को यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कॉइन किया था। उन्होंने एक्सिस ऑफ एविल में ईरान, इराक और उत्तर कोरिया को शामिल किया था। इसका मतलब उन देशों के समूह से था जो अपने कामों से दुनिया के लिए खतरा माने जाते थे। इसके बाद यूएसए के कुछ राजनेताओं ने इसमें रूस और चीन को भी शामिल कर दिया और इसे नाम दिया न्यू एक्सिस ऑफ एविल। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि इसमें शामिल सभी देशों का नेचर बहुत अलग है, लेकिन इन सब का मकसद वैश्विक राजनीति में यूएस की सत्ता को चुनौती देना है। एक्सिस ऑफ एविल का मतलब अब अक्सर उन देशों या संगठनों से होता है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। आइए नजर डालते हैं रैपिड न्यूज पर। दिसंबर में यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन प्रोब A3 भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इस मिशन को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत जो प्लाज्मा से बनी होती है इसकी लंबे समय तक निगरानी करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10% करना है। उन्होंने गगनयान अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री से संबंधित मिशनों का भी उल्लेख किया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष भेजा है। इस उपग्रह का मकसद यह साबित करना है कि लकड़ी का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे हुनोकी नामक मैग्नोलिया के पेड़ की लकड़ी से बनाया है, जिसका पारंपरिक उपयोग तलवार की म्यान बनाने में होता था। यह उपग्रह जापानी कारीगरी से स्क्रू या गोंद के बिना बनाया गया है और 6 महीने तक पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर यह परीक्षण करेगा कि लकड़ी का यह उपग्रह अंतरिक्ष के एक्सट्रीम वातावरण में कितना टिकाऊ है। स्पेन में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण DANA को माना जा रहा है। DANA यानी दाना का मतलब होता है आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई लेवल। यह सामान्य तूफानों से अलग होता है और यह जेट स्ट्रीम से स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है। दाना तब बनता है जब ठंडी हवा भूमध्य सागर के गर्म पानी के ऊपर चलती है, जिससे गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और घने नमी से भरे बादल में बदल जाती है। ये बादल सामान्यतः एक ही स्थान पर टिके रहते हैं और अधिक वर्षा कर बाढ़ का कारण बनते हैं। दाना की संभावना अधिकतर शरद ऋतु में होती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह हाल ही में आए दाना चक्रवात से भिन्न है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कालका शिमला रेल लाइन पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की संभावना तलाशने का अनुरोध किया है। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में एक नैरो गेज रेलवे है जो कालका से शिमला तक ज्यादातर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। हिमाचल सरकार का यह कदम 2026 तक राज्य को ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। पूरी प्रोसेस नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जाती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक एक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों को जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के
नए समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के तहत बायोकेमिकल अनुसंधान में नई खोजों और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि नई वैक्सीन्स, दवाइयां, डायग्नोस्टिक्स और उपचार जो पहले कभी नहीं हुए हों। इस पहल में विशेषज्ञों की चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें व्यक्तिगत या समूह दोनों प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर रही शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था पश्चिमी चंपारण, पटना, सुपौल या फिर सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, यूएसए के 47वें राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे हराकर जीत दर्ज की है? जो बाइडेन, कमला हैरिस, माइक रोजर्स या फिर इनमें में से कोई नहीं। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, कोठारी आयोग संबंधित है शिक्षा, पत्रकारिता, स्वास्थ्य या फिर स्थानीय निकाय से। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी शिक्षा। अगला प्रश्न था, गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत यूएसए, भारत इंडोनेशिया, भारत फ्रांस या फिर भारत वियतनाम। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी भारत इंडोनेशिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।